नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्वांशी मोटिवेशन में। एक 14 साल के बच्चे को एक बैठक में बुलाया जाता है और उस बैठक में 6 विद्वान बैठकर उस बच्चे से अलग अलग विषय पर प्रश्न पूछते हैं। सबसे पहले गणितज्ञ उसे 6 अंकों की संख्या गुणा करने को देते हैं। इसी के साथ वहां बैठे एक कवि श्लोक के आखिरी पद पढ़ते हैं और बच्चे को उसकी पहली 2 पंक्ति रचने की चुनौती देते हैं। इसी दौरान एक विद्वान बच्चे को एक विषय देता है और उस पर श्लोक रचने को कहता है। उसी के साथ एक चौथा विद्वान ज्योतिष के कुछ कठिन ग्रहों की स्थिति उसके सामने रख देता है और उनके कारण होने वाले परिणामों के बारे में पूछता है। इन सब के बीच 5वां विद्वान संगीत की कुछ विचित्र धुन गुनगुनाता है और लड़के को राग पहचानने के लिए कहता है। तभी 6वां विद्वान लड़के से पूछता है कि 16 फरवरी 1845 को कौन सा दिन था। जब ये सारे विद्वान प्रश्न पूछ रहे होते हैं तब पीछे खड़ा एक व्यक्ति लगातार घंटी बजा रहा होता है। इन सब प्रश्नों का उत्तर देने के बाद अंत में लड़के को यह भी बताना है कि पीछे कितनी बार घंटी बजी थी। लड़का शानदार तरीके से सारे उत्तर सही देता है। अगर आपको लगता है यह असंभव है या कोई मनगढ़ंत कहानी है जो मैं आपको सुना रहा हूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह एक सच्ची कहानी है और यह कहानी है मात्र 135 साल पुरानी। यह 1988 की घटना है और इसमें जो 14 वर्ष का बालक है वह है आंध्र प्रदेश के महान कवि व तपस्वी काव्य कांत गणपति मुनि जी। यहाँ पर उन प्रश्नों के जवाब देने के लिए और विभिन्न चीजों पर फोकस करने के लिए वह जिस तकनीक का उपयोग कर रहे थे उसे कहते हैं अवधान, और इस तकनीक का उपयोग करने वाले को कहते हैं अवधानी। अवधान शब्द संस्कृत के शब्द अवध से लिया गया है, जिसका मतलब है टू डायरेक्ट द माइंड, यानी दिमाग को निर्देशित करना। प्राचीन काल से ही हर गुरुकुल में बच्चों को यह तकनीक सिखाई जाती थी। भारतीय गुरुकुलों में अवधान की तकनीक सिखाने के लिए अलग अलग तारीखों को उपयोग किया जाता था। जैसे जब छात्र मंत्रों का जाप करते थे तब उन्हें एक शब्द दिया जाता था और उस शब्द को छोड़कर उन्हें उस मंत्र का जाप करना होता था। या फिर बच्चों को एक कहानी सुना दी जाती थी और उन्हें कुछ अक्षर दे दिए जाते थे और सिर्फ उन अक्षरों का उपयोग करके बच्चों को श्लोक लिखने के लिए कहा जाता था, जिस श्लोक के अंदर उस सुनाई गई कहानी का पूरा सारांश आ जाए और उस कहानी का मतलब भी न बदले। इस तकनीक के माध्यम से बच्चों को इतनी इंटेंस शिक्षा दी जाती थी जिससे कि उनकी फोकस करने की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी और वह एक समय पर मल्टीपल चीजों पे फोकस कर पाते थे। और इसी के परिणाम स्वरूप वह बच्चे ऋग्वेद के 10,600 श्लोक याद कर पाते थे। अवधान का उपयोग लोग एक ही समय पर अलग अलग चीजों पर फोकस करने की क्षमता पाने के लिए किया करते थे। इस अभ्यास कर उपयोग मूल रूप से याददाश्त बढ़ाने, एकाग्रता की अवधि बढ़ाने और अवधानी को एक ही समय पर अलग अलग चीजों के बारे में सचेत बनाने के लिए किया जाता था। आज भी मॉडर्न डे अवधाना का उपयोग दक्षिण भारत के गुरुकुलों में किया जाता है। संक्षेप में कहे तो अवधाना दिमाग को मजबूत करने और मस्तिष्क के अलग अलग हिस्सों को सक्रिय करने का एक तरीका है। इसका परिणाम यह होता था कि छात्र को वेदों के हजारों मंत्र बिना किसी त्रुटि के याद हो जाते थे। अब प्रश्न यह उठता है कि आज के विद्यार्थी अवधान का उपयोग कैसे कर सकते हैं। अवधान का उपयोग करने के लिए हमें इस बात को समझना जरूरी है कि जब भी हम कोई नई चीज सीखते हैं तब हमारे ब्रेन का एक नया हिस्सा इनएक्टिवेट होता है और दूसरे हिस्सों से कुछ नए न्यूरॉन कनेक्शन बनते हैं, जिसके कारण आपका दिमाग सक्रिय होता है और फोकस के साथ साथ हमारी मेमोरी पावर भी अच्छी हो जाती है। अवधान के कॉन्सेप्ट का उपयोग करने के लिए आपको पढ़ाई के साथ साथ नई चीजें या फिर नए स्किल्स सीखते रहना चाहिए। दिन के 15 मिनट भी बहुत हुए। आप हफ्ते के 2-3 दिन चेस खेल सकते हो, नई नई भाषाएं सीख सकते हो, म्यूजिक सीख सकते हो, गाना सीख सकते हो या फिर जूडो कराटे सीख सकते हैं और धीरे धीरे आप पाओगे कि आपकी मेमोरी और फोकस पहले से ज्यादा बेहतर होने लगा है। कुछ लोग यह सोच सकते हैं कि यह जो नई नई चीजें हैं यह मेरे पढ़ाई में क्या काम आएंगे। आप ऐसा सोचिए कि यह नई नई चीजें याद करने से आपकी मेमोरी एनहांस हो रही है, जिससे आपको पढ़ाई में मदद मिलेगी
आपने बचपन में वह बच्चे देखे होंगे जो पढ़ाई के साथ साथ डांस भी सीख लिया करते थे, गाने भी सीख लिया करते थे और साथ ही साथ खेलों में भी अपना हाथ आजमा लिया करते थे। आपने भी किया होगा। वह एक तरीके का अवधान ही था जब हर दिन आप अपने दिमाग को चैलेंज करते हो, नई नई चीजें सीखने हो, तो इससे हर दिन आपके दिमाग के नए नए हिस्से एक्टिवेट होते हैं, ट्रेन होते हैं और आपका दिमाग लगातार नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहता है। अब इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा यह होता है कि आपको चीजें याद रहने लगेगी। एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे अलग अलग एरिया से चीज याद रखने के लिए। दूसरी वैदिक तकनीक है श्रुति और स्मृति। श्रुति का मतलब है जो हम सुनते हैं और स्मृति का मतलब है जो हमें याद रहता है। दोस्तों, बड़े आश्चर्य की बात है कि कई कठिन मंत्रों को बिना लिखे कई वर्षों तक याद कैसे रखा जाता था। इसके लिए एक तकनीक का उपयोग किया जाता था। श्लोकों को सीखते और याद करते समय एक खास तरीके से हाथ हिलाना और उसी तरीके को बार बार दोहराना। इस तरह कई हजार श्लोकों को कई सालों तक याद रखा जाता था। प्राचीन समय में और आज भी गुरुकुल में जब बच्चे पढ़ते हैं तो हैंड जेस्चर का उपयोग किया जाता है। इससे कोई भी चीज जल्दी समझ आ जाती है और हर एक चीज के लिए हमारा दिमाग एक पैटर्न बना लेता है। उदाहरण के लिए जब हम आपस में बात कर रहे होते हैं तो हैंड जेस्चर का उपयोग करते हैं। इससे हमें समझाने में आसानी होती है और सामने वाले को आसानी से समझ में आ जाता है। पुराने गुरुकुलों में बच्चे सिर्फ मंत्रों को पढ़ते ही नहीं थे, बल्कि मंत्रों को पढ़ने के साथ साथ अपने हाथों और सर को एक विशिष्ट तरीके से हिलाते थे। आप देखेंगे कि ऐसे समय आपके मैक्सिमम सेंसेस जैसे आंख, कान, नाक, त्वचा, जीभ एक्टिवेट रहते हैं और इस समय आपकी एकाग्रता अपने चरम पर होती है, क्योंकि मेमोरी सिर्फ एक जगह पर स्टोर नहीं होती। अलग अलग सेंसेस की मेमोरी शरीर के अलग अलग भागों में स्टोर होती है। अगली बार जब भी आप कुछ याद करने के लिए बैठे तो उसे श्रुति और स्मृति के अभ्यास द्वारा याद करने की कोशिश करें। उसे सुनिए, दोहराइए और जोर जोर से बोलकर पढ़िए। हाथों का उपयोग करके पढ़िए, हो सके तो गुनगुनाइए और बार बार उसे रिपीट करके याद करने की कोशिश कीजिए। तीसरी वैदिक तकनीक है नेमोनिक्स। वैदिक शिक्षा पद्धति में नेमोनिक्स का उपयोग बड़े ही कुशलतापूर्ण तरीके से और गहराई से किया जाता था। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि ज्ञान को लंबे समय तक याद रखा जा सके और इस पीढ़ी दर पीढ़ी शुद्ध रूप से हस्तांतरित किया जा सके। वैदिक शिक्षा पद्धति में कई सारे तरीकों से निमोनिक्स का उपयोग किया जाता था। जैसे पहले छंद और लय का उपयोग। वैदिक मंत्रों और श्लोक को छंदों में रचा गया था। छंद और लय के कारण उन्हें गाना और याद रखना आसान हो जाता था। उदाहरण के लिए गायत्री मंत्र। दूसरा दोहराने का तरीका, शिष्य मंत्रों और श्लोकों को बार बार दोहराते थे। इससे ध्वनियां और शब्द मां पर गहरी छाप छोड़ते थे। यह सुनकर सीखने की एक प्रभावी विधि थी। बार बार अभ्यास करने से मंत्र शिष्य के मन में स्थायी रूप से बस जाते थे। तीसरा तरीका, अक्षर समूह मंत्रों को छोटे छोटे अक्षर समूह में बांटा जाता था, जिससे उन्हें याद करना सरल हो जाता था। चौथा तरीका, क्रम पद्धति मंत्रों और श्लोकों को एक विशिष्ट क्रम पद्धति में याद कराया जाता था। इसके दो अलग तरीके थे। पहला पद पाठ, यानी हर शब्द को अलग अलग बोलकर याद रखना। दूसरा क्रम पाठ, यानी शब्दों को एक अनुशासित क्रम में जोड़कर याद करना। इस प्रकार की क्रमबद्ध पद्धति से शिष्यों की याददाश्त और बुद्धि दोनों में वृद्धि होती थी। पांचवा तरीका, कथाओं का सहारा लेना। ज्ञान को यादगार और प्रभावी बनाने के लिए कथाओं का उपयोग किया जाता था। ये कहानियां न केवल ज्ञान को सरल बनाती थीं, बल्कि शिष्यों की रुचि को भी बनाए रखती थीं। इस तरह आप भी नेमोनिक्स का उपयोग कर सकते हैं। जो भी पढ़ो उसकी एक कहानी बनाओ, उसे अपनी आसपास की घटनाओं से जोड़ो, चीजों को समझकर उसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, बड़े बड़े पैराग्राफ को तोड़कर पढ़ो। ऐसा करने से आपको चीज पहले से कहीं बेहतर तरीके से याद रहने लगेगी। चौथी वैदिक टेक्निक है पोस्चर, यानी आपके बैठने का तरीका। वैदिक शिक्षा में बैठने का बहुत बड़ा महत्व था, क्योंकि इसे शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखने का माध्यम माना जाता था। सही पोस्चर से
ज्ञान, एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ती है, जो शिक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्राचीन गुरुकुलों में विद्यार्थी सुखासन, पद्मासन या फिर वज्रासन में बैठकर पढ़ाई किया करते थे, क्योंकि इससे रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, जिससे मन को स्थिर और शांत बनाए रखने में मदद मिलती थी और विद्यार्थी ध्यान केंद्रित करके गहन अध्ययन कर पाते थे। गलत पोस्चर से थकान और अस्वस्थता निर्माण होती है, जबकि सही पोस्चर से शरीर का मुद्रा ठीक बनी रहती है, जिससे शारीरिक ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता बढ़ती है। सही पोस्चर से स्वरतंत्रिका और फेफड़े भी सही तरीके से काम करते हैं, जिससे बोलकर पढ़ना और भी प्रभावी हो जाता है। तो इस वैदिक टेक्निक से आज के विद्यार्थी यह सीख सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा कर बैठे, क्योंकि इससे से एकाग्रता बढ़ती है, थकावट कम होती है। साथ ही जब आप कुर्सी पर बैठकर पढ़े तो पैरों को मोड़े नहीं, बल्कि दोनों पैरों को आराम से जमीन पर टिकाकर बैठे। पांचवी वैदिक टेक्निक है अध्यापन। प्राचीन वैदिक पद्धति में अध्यापन यानी टीचिंग केवल ज्ञान अर्जित करने का माध्यम नहीं, बल्कि उस गहराई से समझने और आत्मसात करने का साधन माना जाता था। विद्यार्थी अपने ज्ञान को दूसरों को समझकर और पढ़ाकर गहरा करते थे। इससे श्रवण, मनन और निधिध्यासन के माध्यम से किया जाता था। श्रवण यानी सुनना। विद्यार्थी पहले गुरु से ज्ञान प्राप्त करते थे और उसे ध्यान से सुना करते थे। दूसरा, मनन, जो सीख गया उस पर ध्यान और चिंतन करते थे। वह अपने ज्ञान को स्पष्ट करने के लिए सवाल जवाब किया करते थे। और तीसरा है निधिध्यासन। विद्यार्थी अपने सहपाठियों या फिर अपने से जूनियर विद्यार्थियों को सिखाते थे। यह प्रक्रिया उन्हें सीखे गए ज्ञान को सुधारने, गहराई से समझने और सीखने में मदद करती थी। अब प्रश्न यह है कि आज के विद्यार्थी इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो इसका पहला तरीका यह है कि सामूहिक अध्ययन करें। दोस्तों या सहपाठियों के साथ ग्रुप में अध्ययन करें और सीखी हुई चीजों को एक दूसरे को सिखाएं, एक दूसरे से सवाल जवाब करें। ऐसा करने से आपकी उस विषय पर अधिक पकड़ बनेगी। तीसरा, टीचिंग का अभ्यास करें। जब आप किसी टॉपिक का अभ्यास करें तो इसे इस तरह से समझें कि आप किसी और को उसे सिखा रहे हैं। जब आप किसी को सिखा रहे होते हैं तो आपकी स्मरण शक्ति और समझ गहरी होती है। तीसरा, फीडबैक ले। अपने सहपाठियों को पढ़ाने के बाद उनका फीडबैक ले, उनसे सवाल पूछे। इससे आप अपनी कमजोरियों को समझ सकते हैं। चौथा, प्रेजेंटेशन और नोट्स बनाएं। जो सीखा है उसे पॉइंट्स में लिखिए और उसे अपने शब्दों में दूसरों को समझाएं। पांचवा, सहयोगात्मक शिक्षा यानी कोलैबोरेटिव लर्निंग। किसी विषय पर प्रोजेक्ट या फिर असाइनमेंट में भाग लें और अपने ज्ञान को साझा करें। छठा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करें। ब्लॉग लिखें, वीडियो बनाएं या फिर दूसरों की मदद के लिए ऑनलाइन प्रश्नों का उत्तर दें। यह अध्यापन का आधुनिक रूप है। छठी वैदिक तकनीक है ध्यान और योग। नमस्कार। गुरुकुलों में अध्ययन और योगाभ्यास छात्रों की दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा हुआ करता था। विद्यार्थी प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करते थे। इससे उनका मन शांत रहता था और एकाग्रता बढ़ती थी, जिससे वह किसी भी काम पर लंबे समय तक फोकस कर सकते थे। साथ ही शरीर को मजबूत और लचीला बनाए रखने के लिए योग और सूर्य नमस्कार भी उनकी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता था। सूर्य नमस्कार से न केवल हमारा शरीर मजबूत होता है, बल्कि रीढ़ और गर्दन की मांसपेशियां और दिमाग के नीचे की मांसपेशियां भी स्ट्रेच होती हैं। यह स्ट्रेच दिमाग को चुस्त और अलर्ट बनाता है। आज की रिसर्च यह कहती है कि दिमाग को 90% ऊर्जा और स्टिमुलस स्पाइन की मूवमेंट से मिलता है, जिससे मेमोरी बेहतर होती है। सातवीं वैदिक तकनीक है ब्रह्मचर्य का पालन। वैदिक शिक्षा पद्धति में छात्रों का ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। वे इन 5 तरीकों से ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। पहला, गुरुकुल जीवन। वे गुरु के आश्रम में रहकर एक अनुशासित दिनचर्या का पालन करते थे, जिसमें ब्रह्म मुहूर्त में उठाना, योग, ध्यान और वेदों का अभ्यास करना शामिल था। दूसरा, संयम और आत्मनियंत्रण। विद्यार्थी इंद्रियों को वश में रखते थे, जिससे उनका मन भटकता नहीं था और वह पूरी तरह से अध्ययन पर केंद्रित रहते थे। तीसरा, शुद्ध आहार और सरल जीवन।
सात्विक भोजन यानी शुद्ध और हल्का आहार ग्रहण किया जाता था, जिससे शरीर स्वस्थ रहता था और मानसिक स्पष्टता बनी रहती थी। चौथा, सांसारिक भोग विलास से दूरी। सांसारिक सुखों से दूर रहकर वह मानसिक और शारीरिक शक्ति को बढ़ाते थे। पांचवा, सेवा और परिश्रम। विद्यार्थी अपने गुरु की सेवा करते थे और आश्रम के कार्यों में सहयोग देते थे, जिससे वह अनुशासन और कर्तव्य परायणता सीखते थे। और इसका फायदा यह होता था कि उनकी एकाग्रता और स्मरण शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती थी। संयम से चरित्र निर्माण होता था तथा स्वस्थ शरीर और तेजस्वी बुद्धि का विकास होता था। अब प्रश्न यह है कि आज के विद्यार्थी ब्रह्मचर्य का उपयोग कैसे कर सकते हैं? तो वह ऐसा इन 6 तरीकों से कर सकते हैं। पहला, मन को नियंत्रित करें। सोशल मीडिया, व्यर्थ की बातें और भटकाव से बचें। अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करें। दूसरा, सुनियोजित दिनचर्या अपनाएं। सुबह जल्दी उठे, ध्यान करें और नियमित रूप से अभ्यास करें। तीसरा, स्वस्थ आहार ले, सात्विक और पौष्टिक भोजन करें, जिससे मानसिक और शारीरिक ऊर्जा बनी रहे। चौथा, भोग विलास और व्यर्थ की इच्छाओं से बचें। फालतू खर्च, अधिक मनोरंजन और असंयमित जीवन से अधिक दूरी बनाएं। पांचवा, सेल्फ डिसिप्लिन विकसित करें। पढ़ाई के लिए निश्चित समय तय करें और अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहें। छठा, सेवा और परिश्रम करें। परिवार, समाज और जरूरतमंदों की मदद करें, जिससे आपके अंदर सहानुभूति और दायित्व की भावना विकसित हो सके। देखिए, ब्रह्मचर्य केवल ब्रह्मचारिक जीवन जीने की बात नहीं है, बल्कि यह एक संयमित और अनुशासित जीवन शैली है, जो विद्यार्थियों को शिक्षा में सफल बनाने में मदद करता है। जो विद्यार्थी आज के समय में इन 7 नियमों को अपनाएंगे, वह न केवल पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे, बल्कि आत्मनिर्भर, बुद्धिमान और अनुशासित व्यक्तित्व विकसित करेंगे। कोई भी विद्यार्थी इन 7 वैदिक तकनीक को अपनाकर अपनी पढ़ाई और व्यक्तिगत जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव ला सकता है। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।